हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग आई होप यू आर डूइंग वेल इनफ। यस गाइज, एंड आई होप आप रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे हैं। करिकुलम, बिजनेस एनवायरमेंट वी आर सपोज टू स्टडी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बिजनेस, every business is impacted by its environment. So this was the very basic thing that we studied till now. So हर बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है. एनवायरमेंट विल हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द बिजनेस. अब हम लोग वी आर डिस्कसिंग इन आवर सिलेबस, वी आर डिस्कसिंग इंडियन एनवायरमेंट फॉर बिजनेस. वी आर डिस्कसिंग बिजनेस के लिए इंडिया का एनवायरमेंट कैसा है. बिजनेस के लिए इंडियन एनवायरमेंट शुड बी इजी. एक तो पहले एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग, नए बिजनेस करने वाले टाइप के लोग, इतनी रिस्क लेने वाले लोग, इतना दिमाग होने वाले लोग हर कंट्री में कम रहता है. उसमें भी बिजनेस करना फॉर्मेलिटी अगर डिफिकल्ट हो जाए तो फिर बिजनेस प्रॉस्पर नहीं करेगा. इन दिस चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट में हम लोग फैक्टर्स और फीचर्स जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग. वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दीज थिंग्स मोर. इस चैप्टर में इस पे एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे. ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया इस पे एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे. ठीक है, दैट फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरमेंट, right from environment being dynamic, it's being relative, it being uncertain, it being interrelated, general and specific forces, and totality of external forces, and complexity of the environment. We also know that there are multiple types of environment, like political, economic, technological, social, legal, and whatnot. These environment can give us an opportunity, can be threatening for our business as well. At the same time, ये बहुत ही बेसिक चीज है. इन दो कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन जो इस चैप्टर का मेन क्रक्स है, जिसपे 2 से 3 क्वेश्चन और आएंगे, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया. ठीक है, सो कितनी इकोनॉमीज कंसिडर हुई है? चलो क्विज टाइम. कितनी इकोनॉमीज कंसिडर हुई है फॉर फेचिंग द रैंक्स? हर्षिता, परफेक्ट आंसर, 190. हर्षिता, मुग्धा एंड आई गेस आदित्य, इन 3 लोगों ने सही जवाब दिया. 190 कंट्रीज कंसिडर हुई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 190 में से इंडिया का रैंक कितना है? परफेक्ट. इंडिया का रैंक है 77. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीएफ? Perfect. Mugdha, Nandini, Pratham, Riya. The answer is distance to frontier. Distance to frontier में हम लोग फर्स्ट रैंक पे है. ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट रैंक पे कौन है? न्यूजीलैंड. ठीक है, हाँ, न्यूजीलैंड नहीं बोलना बेटा. ठीक है, इट्स नॉट न्यूजीलैंड. ठीक है. नाउ इंडियाज डीटीएफ स्कोर हैज इंप्रूव्ड. ठीक है, पहले कितना था स्कोर इंडिया का? तुम लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं सुनते हो करिश्मा. ठीक है, हमारा डीटीएफ का स्कोर पहले कितना था? 60.76 एंड नाउ इट इज 67.23. तो ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट हुई है. यहां पे 10 में से कितने क्राइटेरियाज में इंडिया ने इंप्रूव किया है? परफेक्ट. नॉट बैड. पढ़ के आए हो तुम लोग यार. रेज योर हैंड्स. गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स. परफेक्ट. कल ही समझाया था, ब्राजील नहीं बोलना, इट्स ब्राजील. ठीक है, ठीक है. इसमें से कोई चंदू चाइना बोल रहा है. ठीक है, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड रशिया, दीज आर द ब्रिक्स कंट्रीज. इंप्रूवमेंट के इंडिकेटर में हम लोग अब नंबर 1 पे आ चुके हैं. ऑलराइट, सो गाइस, इंडिकेटर वाइज हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस. कोई ऐसे एरिया जहां पे इंडिया ने सीरियस लेवल पे इंप्रूवमेंट की है. These are indicator wise highlights. तो एक एक फैक्टर. रेज योर हैंड्स. ऐसी स्काईलाइन बनाने के लिए कौन सा परमिट चाहिए?
ऐसी स्काईलाइन बनाने के लिए कौन सा, या बिल्डिंग परमिट, इसको कंस्ट्रक्शन परमिट भी कहते हैं। हर चीज में यहां इंडिया ने इंप्रूवमेंट की है। उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स यानी क्या होता है रे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें वेरी नाइस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में कौन सी दो सिटीज के पैरामीटर्स दिए है ट्रेडिंग अक्रॉस? या दे हैव मेनली, यस दे हैव मेनली डिस्कस्ड दिल्ली एंड मुंबई, दे हैव मेनली डिस्कस्ड दिल्ली एंड मुंबई। उसके बाद while starting a new business we have to take care of a lot of things। हम चाहते हैं हमारा इनकम टैक्स रिलेटेड परमानेंट अकाउंट नंबर, हमारा टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन, और हमारा डिन एक साथ ही आ जाए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये तीनों हमें, अगर ये तीनों नंबर्स हमें चाहिए तो हमें एक साथ मिल जाए। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? स्पाइस। रेज योर हैंड्स, द आंसर इज करेक्ट। लेकिन ये सवाल था ही नहीं, सवाल अभी पूछ रहा हूं, ठीक है। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ स्पाइस। नंदिनी, रिया, सैम एंड गौरी, ये चार लोग आंसर दे रहे थे, बाकी लोग चीटिंग कर रहे थे, है ना? Guys, this is the answer. Simplified pro forma for incorporating a company electronically. मुझे बाकी सब नहीं पता। देखो, हमें ई स्पाइस में ई क्या है? ई छोटा है। जब भी ई, ठीक है, स्मॉल कैप्स में रहेगा तो ई क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिकली। चलो ये तो लर्न हो गया। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगा है, क्या? बिजनेस को या बिजनेस करने की प्रोसेस को इजी करने के लिए। तो एस फॉर सिंप्लीफाइड, ठीक है। अब कैसा है, स्पाइस में से हमको दो तो याद हो ही गए, एस फॉर सिंप्लीफाइड एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकली। तो बचे हुए प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए, वॉट एवर इट टेक्स हैज टू बी ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ फिलिंग द फॉर्म शुड बी वेरी simplified. So guys, simplified pro forma for incorporating company electronically. By the way, what is the full form of DBR? Doing, हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ के बताओ। ओके, उसके बाद मुझे GST, EPF और ESI को एक साथ रजिस्टर कराना है, ठीक है। द आंसर इज अजाइल। परफेक्ट परफेक्ट, अच्छा पढ़ रहे हो यार। मुझे शिवनाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये नाम रिजर्व करके रखना है। रन रन, इट इज रन, ठीक है। रिजर्व यूनिक नंबर, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, बनेगा क्या तुमसे? ठीक है, ठीक है। My question is, company incorporation की fees, okay, the fees for incorporating company is 0 for all the companies in India. True or false? False. False. अरे इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं, यहां पे लिखा है 0. True or false? False. इसी बीच शिवनाथ, अलीना, इन्होंने आज अब तक मॉर्निंग से कुछ नहीं बोला है। श्रुति भी उसमें शामिल है। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जिस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 15 लाख तक है उन्हीं को ये सुविधा है। जो कंपनी थोड़ी ऑलरेडी, जिनका ऑथराइज कैपिटल ज्यादा है, जो ऑलरेडी पैसे वाली कंपनी है, उन लोगों के लिए फीस लगेगी। नए कंपनीज को, ठीक है, या फिर वीकर कंपनीज को अपलिफ्टमेंट के लिए ये सुविधा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और श्रम सुविधा पोर्टल पे एम्प्लॉय से रिलेटेड दो चीजें क्लियर हो जाती है, दो चीजें रजिस्ट्रेशन हो जाती है आसानी से। कौन सी चीज है वो? EPFO एंड ESI, ठीक है। चलो, आई गेस हमने
ये सारे एरिया देख लिए थे। एंड क्या हमें कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट करनी थी? पेज नंबर 129 स्टार्ट करना था हमने आज। ठीक है, ठीक है। सो गाइस, जी जी बोलिए। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अजाइल। उनका जो फुल फॉर्म है वो परफेक्ट नहीं बन पाया उनसे। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अजाइल। आप हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो, जीएसटी का फुल फॉर्म, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होगा, लेकिन ए फॉर एप्लीकेशन, जी फॉर जीएसटी, ठीक है, आई फॉर इंश्योरेंस, एल मैंने आपको कल भी बताया था, एल का कुछ, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, एंड ई फॉर एम्प्लॉइज, ओके, एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी है, दैट इज दे हैव मेड इट अप, उनसे बन नहीं पाया ढंग से, बट देन शॉर्टकट में अजाइल बोला जा रहा है। ओके, परफेक्ट। वेल आई गेस हमने ये डिस्कस किया था कि अजाइल का फुल फॉर्म परफेक्ट नहीं बन पाया, बट देन टू हैव अ वर्ड सो दैट वी कैन हैव अ शॉर्टकट, दे हैव मेड इट सो। ओके, वी मूव ऑन, and today we are dealing with building permits, dealing with construction permits. So let's see what they have done. Dealing with construction permits, page number 129. An online single window system has been introduced by Delhi and Mumbai Municipal Corporation, integrating internal and external department, removing requirement of visiting them individually. सबसे पहला इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन परमिट में उन्होंने क्या काम किया है, तुमको जितनी भी परमिशंस लगती है, तुमको जितनी भी परमिशंस लगती है, वो सारी परमिशन एक ही ऑफिस जाके मिल जाएगी आपको। इसको कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। एक ऑफिस में जाओ, आपका सारा काम वहीं के वहीं हो जाएगा। क्या करो, एक ऑफिस में जाओ, आपका सारा काम वहीं के वहीं हो जाएगा। इसको कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। याद रहेगा क्या? जैसे अगर हम लोग कोई एक काम करना चाहते हैं और उसके लिए अगर हमें 40 ऑफिसेस में घूमना पड़ता है, तो इज इट डिजायरेबल टू गो टू 40 ऑफिसेस? क्या फिर माइंडसेट पहले बन जाएगा, छोड़ यार इतना ज्यादा कौन करेगा, ऐसा होगा? तो कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए दिल्ली और मुंबई जैसी सिटी में कम्यूट करना, वेर यू हैव टू मूव बाय लोकल ट्रेन्स और मेट्रोज, एंड द सिटी इज वाइड स्प्रेड एंड एज मच एज 80 किलोमीटर्स का सिटी बन जा रहा है वो एक, वहां पे इतना ट्रैवल करना मुश्किल होता है। हैजल फ्री करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। याद रहेगा या भूल जाओगे ये वर्ड? आई गेस दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर यू। सिंगल विंडो सिस्टम, ऑफिस एक ही ऑफिस की विंडो से काम हो जाएगा। मूविंग अहेड, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारी सिटी में, क्या आपकी सिटी में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं या जो घर बन रहे हैं, क्या एक सिंगल टाइप के होने चाहिए वो, या फिर एक घर एकदम छोटा झोपड़ी जैसा, या फिर 2-3 बिल्डिंग्स अच्छी और फिर थोड़ी झोपड़ी, फिर 2-3 बिल्डिंग्स अच्छी, फिर 5-6 झोपड़ी, ऐसा होना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर तरीके की बिल्डिंग्स होनी चाहिए? देयर शुड बी, यानी आगे, घर के आगे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, फिर रोड होना चाहिए, ठीक है, बीच में बराबर डिवाइडर होना चाहिए। गाइस, हम चाहते हैं, जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो द होम्स लुक सो ब्यूटिफुल, और हमारे यहां पे कैसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके मन में जो आए वैसा बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, यानी क्या, सारी बिल्डिंग एक पर्टिकुलर पैटर्न की बनेगी। देखो, सबकी बिल्डिंग की डिजाइन अलग अलग रह सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की लिमिट कितनी है, ठीक है, आप कितने फ्लोर का घर बना सकते हो, उसके लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, यानी सारे जो रूल्स है, सारे जो लॉज है, वो
बिल्डिंग बनाने के लिए यूनिफाइड रहेंगे। इससे क्या रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी बिल्डिंग्स के बीच में। दो बिल्डिंग्स के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग बना सकते हो मैक्सिमम, कार का पार्किंग कितना होना चाहिए, कितनी जगह छोड़नी है एक एरिया में गार्डन के लिए, ये सारी चीजें ऑलरेडी रूल बेस्ड रहेगी। इससे क्या होगा, इंडिया, ठीक है, विल लुक लाइक न्यूयॉर्क। जाने दो, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है। देन डीम्ड अप्रूवल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली इफ अप्रूवल्स आर नॉट ग्रांटेड विद इन डिफाइंड टाइमलाइंस। एक ये वर्ड है डीम्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डीम्ड? डीम्ड यानी क्या? डीम्ड, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड डीम्ड? नो, नहीं सुना? अच्छा, बताता हूं। ओके, I'll tell you ना, I'm here for this. डीम्ड, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया, अच्छा आप लोग तो अभी 12th हुए हो, यानी जो लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं दे पा रहे बीकॉम या बीबीए के कोरोना के कारण, तो अगर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया जा रहा है, अगर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया जा रहा है तो, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटी ले नहीं पा रहा है, तो ये मान लिया जा रहा है कि स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर पास हो गए। क्या हो गए? मान लिया जा रहा है कि स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर पास हो गए, दे आर इनटू नेक्स्ट ईयर। मान लिया जा रहा है कि स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर पास हो गया, दैट इज कॉल्ड एज डीम्ड। मान लेना, किसी चीज को मान लेना इज कॉल्ड एज डीम्ड। जैसे घर पे कोई अगर कोई कारनामा हुआ है, घर पे कोई कारनामा हुआ है, या फ्रिज का दरवाजा खुला है, एग्जाम्पल, फ्रिज का दरवाजा खुला है, तो कौन फंसता है, किसका नाम लिया जाता है, जल्दी बताओ? तुम्हारा नाम लिया जाता है, या फिर तुम्हारा छोटा भाई तुमसे ज्यादा, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे ज्यादा शरारती होगा तो उसका नाम लिया जाता है, राइट? उसने नहीं भी किया होगा फिर भी, दिस इज कॉल्ड एज डीम्ड, दिस इज कॉल्ड एज डीम्ड। सो deemed approvals have been introduced in Delhi if approvals are not granted within specified or defined deadlines. किसी ने कंस्ट्रक्शन के परमिशन के लिए रिक्वायरमेंट डाली है, एप्लीकेशन दी है, और 30 दिन के अंदर उनको परमिशन देना था या रिजेक्ट करना था, और उन्हें 30 दिन के अंदर, अथॉरिटी ने 30 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया, तो इट विल बी डीम्ड दैट अप्रूवल मिल गया है, इट विल बी डीम्ड दैट अप्रूवल मिल गया है। देन रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो ठीक है, जो बिल्डिंग्स है, जो बिल्डिंग्स है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती है, काफी जगह पुरानी बिल्डिंग्स होती है, 100 साल पुरानी, जो गिरने वाली है, तो अगर उस पर्टिकुलर लैंड को, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाना चाहता है कोई बिल्डर, तो देख लो कि उस पे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो कितनी खराब है। अगर वो बिल्डिंग ऑलरेडी 50 से ऊपर का है और उसको, उसके ढह जाने का, उसके गिर जाने का रिस्क है, तो एक काम करो, उस जो भी बिल्डर अपना बिल्डिंग का प्लान डाल रहा है नई बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके केस को क्या कर दो, फास्ट ट्रैक कर दो, ठीक है, और उसको जल्दी जल्दी अप्रूव कर दो, ताकि वो पुरानी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी गिरा के नई बिल्डिंग बने। ये बिल्डिंग गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कहता हूं, बिल्डिंग गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है, गिरने दो ना, व्हाट से, हल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अराउंड, अगर एक अपार्टमेंट में रफली कम से कम 50 लोग तो रहेंगे ही, और अगर पुराना बिल्डिंग अगर ढह जाता है तो 50 लोगों की डेथ हो जाएगी, जो बहुत बड़ा नंबर है। सो रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन करके जो ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स है उनके केस को क्या करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट्स द वर्ड, व्हाट्स द वर्ड, फास्ट ट्रैक करेंगे उनके प्लान्स को। यानी अगर 30 दिन में एप्लीकेशन के बाद 30 दिन में अप्रूवल मिलता है, तो इनको 3 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा, इसको कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग एन एप्लीकेशन। देन requirement for submitting notarized certificates or affidavits for building plan approval has been replaced by e-undertaking in Delhi. पहले के जमाने में, अगेन पहले के जमाने में जो भी आप रिक्वायरमेंट भेजते थे, ठीक है, वो नोटराइज करना पड़ता था,
एफिडेविट करना पड़ता था, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते थे। अब ये सारी रिक्वायरमेंट ई अंडरटेकिंग हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ई अंडरटेकिंग? ऑनलाइन हो गया। तो अगेन दिस प्रोसेस हैज बिकम इजी। Multiple inspection at completion stage have been replaced by single joint inspection in Delhi। यानी बिल्डिंग जैसी भी बन रही है उसमें मल्टीपल इंस्पेक्शन नहीं होगा, एक इंस्पेक्शन हो जाएगा, सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण पता चल जाएगा बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, किस लेवल पे, किस स्टेज पे कंप्लीट हुई है। एंड द लास्ट वन, रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवर कनेक्शन हैव बीन सिंप्लीफाइड। यानी रोड कटिंग यानी काफी बार कुछ रोड को वाइड करना पड़ता है और काफी जगह पानी की प्रॉब्लम्स होती है, वो सॉल्व करने के लिए जो मल्टीपल अथॉरिटीज की परमिशन लगती थी, अब वो भी नहीं। ये सारा काम सिंपल कर दिया है, ये सारा काम इजी कर दिया है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, इजी कैसे हुआ है ये गाइस? पहला तो ये single and online single window system. So guys, that's that about dealing with construction permits, how construction has become easy in India. Okay, so guys, जब हम लोग डिस्कस करते हैं डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट की, so let's quickly go through it. सबसे पहले क्या किया गया है, एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम ला दिया है मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन का परमिट मिल जाएगा। दूसरा, यूनिफाइड बायलॉज बन गए ताकि सारी बिल्डिंग्स यूनिफॉर्म लगे, एक सिटी ढंग का लगे। ठीक है, आपका असाइनमेंट है आज का ये, आपको पता करना है विच इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिटी इन इंडिया। ठीक है, क्या पता करना है? मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिटी, यानी वो सिटी के घर देखने के लिए लोग जाते हैं, ऐसी कौन सी सिटी है? एनीवन हैज एनी आइडिया राइट नाउ? इट इज चंडीगढ़। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोग फिर से देख लेना, एक बार गूगल कर लेना। उसके बाद डीम्ड अप्रूवल, कोई भी अगर मान लेते हैं किसी अथॉरिटी ने पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा कि उस अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद पुरानी बिल्डिंग्स को गिराएंगे और उसका केस फास्ट ट्रैक करेंगे, उनको जल्दी बनाया जाएगा। ठीक है, ई अंडरटेकिंग आ गया है, सब ऑनलाइन है, कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने आपको, ये पेपर ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, एफिडेविट ले आओ। सुना होगा तुमने ये वर्ड एफिडेविट, सुना है क्या वर्ड एफिडेविट? एफिडेविट यानी क्या होता है? शपथ पत्र होता है वो, यानी उसमें आपको लिख के देना पड़ता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट में जो लिख रहा हूं सच लिख रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं लिख रहा हूं। और अगर इफ आई हैपन टू राइट एनीथिंग false and everything written above is true to the best of my knowledge and I solemnly confirm it that every fact stated here is true, और फिर उस पे आपका साइन होता है और ये आपको मैजिस्ट्रेट के आगे सबमिट करना पड़ता है। अरे कोर्ट वोट जाना पड़ता है, कौन जाएगा? उससे अच्छा एक ऑप्शन आ गया, कौन सा? ई अंडरटेकिंग, यानी आप खुद ही लिख दो और ऑनलाइन सबमिट कर दो। क्या हो जाएगा ऑनलाइन सबमिट करने से? सर ऑनलाइन सबमिट करने से मुझे घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा ये काम करने के लिए, तो क्या आसान हो गया? तो क्या काम आसान हो गया? पढ़ वही रहे हम लोग, इजी करना। और उसके बाद एक सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन आ गया, मल्टीपल इंस्पेक्शन की जगह सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन आ गया, इससे काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मम्मी, तुम पढ़ रहे हो या नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एकदम फालतू एग्जाम्पल है, तुम्हारी मम्मी पढ़ रहे हो या नहीं ये चेक करने के लिए 1 घंटे में 3 बार रूम में आ रही है, तो ये सही है गलत है? 1 घंटे में 3 बार मम्मी आएगी? बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो ना, तुम इरिटेट नहीं हो जाओगे? एग्जैक्टली मम्मी को बोलो, मम्मी एक काम करो, आप एक काम करो, आप दिन में 1 ही बार आओ, कभी भी आओ, 1 बार आओ और चेक करो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं। ये बार बार मत आओ, पहले मेरा मूड खराब रहता पढ़ाई करते वक्त, उसमें आप आके डिस्ट्रैक्शन दे दो। एक बार दिन में 1 बार आप इंस्पेक्शन करो, बार बार इंस्पेक्शन मत करो। ये बार बार छोटे भाई को भेजते, देख दीदी क्या कर रही है, देख क्या, एक बार क्या जरूरत है?
सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन कर लो, मम्मी पापा छोटा भाई तीनों को ले आओ और इंस्पेक्शन करवाओ, लेकिन एक ही बार करवाओ। एम आई राइट? वेरी नाइस, ठीक है। और जो भी है रोड कटिंग और गटर का सिस्टम जो है, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन, यानी पानी, पीने के पानी का कनेक्शन, सॉरी पीने का पानी थोड़ा गलत हो गया, पीने का पानी का कनेक्शन और गटर का कनेक्शन, इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रहती, रोड को लेके बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रहती, वो सारी प्रोसीजर्स भी कंस्ट्रक्शन में सिंप्लीफाइड कर दी है, ठीक है। तो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स का हमने डिस्कशन किया। इंडिया की रैंक डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स में कौन सी रैंक है इंडिया की? कौन सी रैंक है इंडिया की, जल्दी बताओ। परफेक्ट, इट इज 52, इट इज 52, परफेक्ट। इसमें से सारे पॉइंट समझे? परफेक्ट। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली का क्या नाटक है? बिजली क्यों चाहिए? ये बिजली क्यों चाहिए? जैसे मान लेते हैं कि अब इस समय 10 बजे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो क्या हम लोग ये क्लास कंडक्ट कर पाएंगे? यानी आप मोबाइल पे देख पाओगे, लेकिन ये मैं क्लासेस मोबाइल पे नहीं लेता हूं। आई डू नॉट कंडक्ट दिस क्लासेस ऑन मोबाइल फोन। आई नीड एन एंटायर सिस्टम, राइट फ्रॉम एयर कंडीशनिंग टू अ पर्टिकुलर कैमरा, अ बिग कंप्यूटर, ऑल दीज थिंग्स। आई नीड 3 लैपटॉप्स, ठीक है। ये सारी चीजें करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो एक छोटा सा सेटअप है एक रूम का, फिर भी इतनी सारी चीजें चाहिए। तो अगर बिजनेस की बात करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी मैंडेटरी है? एब्सोल्युटली। लेट्स चेक इट आउट। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसीजर्स फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट दिल्ली हैव बीन एलिमिनेटेड, ठीक है। तो इंटरनल वायरिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आते थे, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग चेक करने वाले लोग। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी वायरिंग होती है, इंटरनल वायरिंग होती है आपके फैक्ट्री की, वो चेक करने के लिए ये इंस्पेक्टर्स आते थे दिल्ली में। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये एलिमिनेट कर दी है। ये जो रिक्वायरमेंट है क्या कर दी है? ये जो रिक्वायरमेंट है एलिमिनेट कर दी है। एलिमिनेट कर दिए का क्या मतलब है? अब कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा पैसे खाने। ओ आई एम सो सॉरी, अब कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का इंटरनल वायरिंग चेक करने, ठीक है। दूसरा, इन दिल्ली द सर्विस लाइन चार्जेस हैव बीन कैप्ड टू ₹25,000 in electrified areas for low tension loads up to 150 kilowatts। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी का लाइन चाहिए तो आपको कम से कम पैसे लगेंगे, आपको लगेंगे मैक्सिमम 25,000 रुपए। व्हाट डू यू मीन बाय कैप्ड? कैप्ड यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कैप्ड? कैप्ड यानी क्या, जल्दी बताओ। कैप यानी अपर लिमिट। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 150 किलोवाट्स तक, आपको पता है क्या बिजली का एक, जैसे हमारा डेटा का केबी एमबी जीबी रहता है, पता है तुमको, है ना? मोबाइल डेटा का जीबी में होता है या कितने में होता है आपका? एक लेक्चर का कितना कंज्यूम होता है आपका डेटा? 1 जीबी कंज्यूम होता है एक लेक्चर में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे जीबीज होता है मोबाइल डेटा में, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में होता है किलोवाट्स। तो 150 किलोवाट्स तक आपको सिर्फ 25,000 रुपए लगेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले ये अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस लाइन चाहिए होती है आपके फैक्ट्री तक, तो पहले 10 लाख रुपए तक लगते थे। कितने? 10 लाख रुपीस। लेकिन अब इसकी लिमिट कर दी है कितनी? सिर्फ 25,000। अगेन मेरे लिए बिजनेस करना आसान हो गया। उसके बाद टाइम टेकन बाय द यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क्स हैज बीन रिड्यूस्ड इन दिल्ली, यानी आपके फैक्ट्री तक बिजली पहुंचाने का काम अब फास्ट हो गया है, ठीक है। जो टाइम पहले लगता था अब वो भी कम हो गया है। सो गाइस एक मिनट, किसी भी चीज को अगर आपको इजी करना है तो 2 चीज कर दो।
ठीक है, बॉटम लाइन सुनो ना, इतने सारे फैक्टर्स है सर, याद कैसे रखेंगे? 1 मिनट, किसी भी चीज को इजी करना है तो क्या कैसे दिमाग लगाएंगे? दिमाग ऐसे लगाएंगे कि पहले तो उस चीज को करने के लिए टाइम कम लगना चाहिए। आर यू देयर विथ मी? आर यू देयर विथ मी? उस चीज को करने के लिए टाइम कम लगना चाहिए। दूसरा, उस चीज को पाने के लिए पैसे कम लगना चाहिए। सही है? उस चीज को पाने के लिए पैसे कम लगना चाहिए। तीसरा, उस चीज में डिपार्टमेंट के लोगों का इंस्पेक्शन या इंटरफियरेंस या परमिशन कम से कम होनी चाहिए। ये 3 अगर पॉइंट्स आपको याद है तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे हर पैरामीटर के। सो गाइस, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी 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 मच इजी। ऑलराइट, सो देयर आर 3 पैरामीटर्स। प्रोसीजर्स फॉर इंस्पेक्शन अब कम हो गई है। कम क्या हो गई है? एलिमिनेट हो चुकी है। एलिमिनेशन यानी क्या होता है रे? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एलिमिनेशन? एलिमिनेशन यानी निकाल देना। अब इंस्पेक्शन होगा ही नहीं, इंस्पेक्शन होगा ही नहीं। 150 किलोवाट्स तक अब सिर्फ आपको 25,000 रुपए तक लगेंगे। व्हाट इज आईएनआर रे? व्हाट इज आईएनआर? वेरी गुड। भाई बाकी लोग कहां है बे? आईएनआर से डर गए क्या? इट इज इंडियन रुपीज। और उसके बाद टाइम टेकन हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड। एक्सटर्नल कनेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट है that has been reduced, and that is why getting electricity has become so cheap for me, so easy for me. Okay, क्रेडिटर्स। कुछ स्टूडेंट साइंस वाले हैं, उस दिन मैंने स्वॉट एनालिसिस पढ़े काफी लोगों के, तो कुछ स्टूडेंट साइंस वाले हैं तो कहते हैं कि सर हमको ना थोड़ी टर्मिनोलॉजीज में दिक्कत होती है। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज गेटिंग क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज गेटिंग क्रेडिट। पहले तो मुझे बताओ क्रेडिटर्स यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स? किसी को पैसे देना, लोन के जिसको पैसा देना है। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। मिस्टर मिस्टर आदि, मिस्टर आदि ने, इसका नाम क्या रखना है? भैया का नाम क्या रखना है? कुछ तो सजेस्ट करो। अबे नहीं ना। पूरा नेटफ्लिक्स देख देख के पागल हो गए हो तुम लोग। ठीक है, सुनो, मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर आदि को कुछ पैसे दिए थे। ठीक है, साइंस स्टूडेंट कौन है हमारी क्लास में? साइंस स्टूडेंट कौन है? नंदिनी। ओनली नंदिनी इज अ साइंस स्टूडेंट, बाकी सारे कॉमर्स स्टूडेंट है। बाकी तो देखो नंदिनी, देखो आप जो कॉमर्स स्टूडेंट है कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हम कॉमर्स स्टूडेंट है। नहीं सर, है बस, है हम स्टूडेंट है बस, हम ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब झगड़ते नहीं हम लोग। मिस्टर आदि ने मिस्टर ट्रम्प से कुछ पैसे लिए, तो नंदिनी क्योंकि तुम साइंस वाले हो, आप मुझे बताओ हु इज द क्रेडिटर? दो ही आंसर थे, तुमने दो ही आंसर थे नंदिनी, तुमने दोनों बोल दिए। ओके, कॉमर्स वालों, डू यू अग्री? कॉमर्स वालों, डू यू अग्री? एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट, नंदिनी, हाँ ऐसा चढ़ो मत, रुको एक मिनट, रिलैक्स। नंदिनी, एक मिनट, नंदिनी, व्हाट इज योर फाइनल आंसर? मिस्टर आदि। हाँ, अब कॉमर्स वालों अब बोलो।
हाँ 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 हाँ, सुनाई आ रहा है, सुनाई आ रहा है। इसी बीच आरती और जानवी चिल करते हुए जो करना है करो, अपन तो सो रेला है। नाउ लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। देखो नंदिनी, यस सर। मिस्टर ट्रंप ने आदि को पैसे दिए हैं, ठीक है। सो आदि के लिए, आदि को पैसे, ठीक है, आदि को पैसे ट्रंप ने दिए, तो दिस इज द पर्सन हुम आदि ओव्स मनी टू, यानी आदि को पैसे वापस करना है, तो आदि के लिए मिस्टर ट्रंप बन गया कौन? क्रेडिटर। हाँ कोई बात नहीं, आंसर गलत होने दो, गलती से ही सीखते हम लोग, ठीक है। तो अब कैसे है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, गेटिंग क्रेडिट। आपको आसानी से नेक्स्ट टाइम क्रेडिट कब मिल जाएगा? आपको आसानी से नेक्स्ट टाइम क्रेडिट कब मिल जाएगा? जब लोगों को यह विश्वास रहेगा कि हमें पैसा जल्दी वापस मिल जाता है। अगर कंपनी बंद हो गई तो, अगर इसका बिजनेस बंद भी हो जाता है तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर ये फीलिंग आगे वाली पर्सन में आती है तो, ये फीलिंग आगे वाली पर्सन में आती है तो अगली बार भी क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा। सो गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग क्रेडिट। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स are paid first during business liquidation. What do you mean by business liquidation? Anyone? हाँ, जब बिजनेस बंद हो रहा होता है, जब बिजनेस बंद हो रहा होता है तो उसकी असेट्स बेच दी जाती है। असेट्स बेच के क्रेडिटर्स को पैसे पे किए जाता है। असेट्स बेच के, ठीक है, असेट्स बेच के क्रेडिटर्स को पैसे पे किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द असेट्स, ध्यान से सुनो नंदिनी, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द असेट्स एंड पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन होने के बाद, लिक्विडेशन कंप्लीट होने के बाद कंपनी बंद होगी। ओके, एंड हेंस, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड फर्स्ट and hence have priority over other claims such as labor and tax. तो जो जिसको कंपनी पैसा ओ करती है, जिसको कंपनी को पैसे देने हैं, पहले इनको पैसे दे दिए जाते हैं और फिर उसके बाद टैक्स फैक्स की पेमेंट होती है। तो यहां पे क्या होता है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे मिस्टर ट्रंप हमारे मिस्टर आदि के साथ बिजनेस कर रहा है, तो उनको एक फील गुड रहता है कि कोई बात नहीं, अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो मुझे तो मेरा पैसा प्रायोरिटी में मिल जाएगा, मुझे तो मेरा पैसा कैसे मिल जाएगा? प्रायोरिटी में मिल जाएगा। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर डूइंग बिजनेस विथ योर कंपनी। ऑलराइट, उसके बाद सो गेटिंग क्रेडिट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी उधार दिया अपने दोस्तों को? दिया है क्या? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने लोगों को वापस नहीं मिले पैसे आज तक देने के बाद? काफी दर्द, शफिया and a lot of people did not get their money back. तो सुमित पैसे वापस नहीं मिले क्या रे? नहीं सर, कभी नहीं, आज तक नहीं मिले। आज तक नहीं मिले, ओहो। बाकी अच्छा, वेरी गुड, मिलेंगे भी नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जो तुम्हारा जो दोस्त था, जिसको आपने पैसे दिए थे और उसने पैसे लौटाए नहीं, तो क्या आप उसे वापस पैसे देंगे कभी, उसको जरूरत भी पड़ी तो? है ना? शिवनाथ दोगे क्या बेटा? शिवनाथ दोगे क्या बेटा? अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि हम देंगे, बट गाइज मुझे लगता है कि अगर एक बार किसी ने तुम्हारे पैसे डुबाए है तो अगली बार उसको फूक फूक के आपको कदम रखना चाहिए। What say? What do you think? Yes, sir. I think so. So guys, we move on to the last topic for the day. We move on to tax payment. अच्छा, ये टैक्स पे करना कितने लोगों को लगता है मजा आएगी यार? टैक्स पे करना है आज, मजा ही आ जाएगी। कितने लोगों को फील गुड आ रहा है टैक्स में? हेलो, सॉरी, कितने लोगों को टैक्स ये समझता है? टैक्स थोड़ा सा समझता है, थोड़ा सा, एकदम ऐसा एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा आता है। कितने लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझता टैक्स क्या हो रहा है ये?
ऐसे कितने लोग हैं? नंदिनी कुछ भी नहीं समझता है टैक्स? अच्छा, एक मिनट। अब मुझे बताओ, तुमने मेहनत करी है, तुमने मेहनत करी है, और तुमने मेहनत करके पूरे 1 महीने काम करके, 1 महीना काम करके तुमने 10,000 रुपए कमाए हैं। कितने रुपए? हेलो? 10,000। और 10,000 रुपीज बनाने के बाद, 10,000 रुपीज बनाने के बाद गवर्नमेंट कहती है आपको कि इसमें से 30,000 रुपए हमें दे दो। कितने रुपए? 30 नहीं, सॉरी, उसमें 10,000 कमाए, उसमें से 3,000 रुपए हमें दे दो। तो नंदिनी, तुम्हारे पेट में दर्द होगा क्या? बहुत ज्यादा सर। अरे 1 महीने से मेहनत करी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये उसके अंदर का कॉमर्स स्टूडेंट जागा है अभी कि सर मैंने 1 महीने मेहनत करी और फिर उसमें गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगने आ गई, मेरे को नहीं देना टैक्स वैक्स। जैसे नंदिनी ने कहा, कोई भी असेसी टैक्स पे करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, किसी को भी टैक्स पे करना ज्यादा पसंद नहीं है, हर कोई टैक्स पे करने से भागता है, हर कोई। जैसे नंदिनी ने क्या कहा कि टैक्स पे करना है, पागल है क्या, मुझे नहीं पे करना। इसलिए इंडिया में टैक्स की इतनी ज्यादा चोरी होती है। टैक्स कोई नहीं पे करना चाहता, कौन पे करेगा? देखो लिसन ना, मैं क्या कहता हूं, थोड़ा भी फिलोसॉफी सिखा रहा हूं, दिस विल बी चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है? मुझे एक बात बताओ। अरे नहीं रे, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। सुनो, ये ओके सर किसने बोला? कौन है वो अल्लाह का नेक बंदा? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सुनो, किसी को भी टैक्स पे करने को जान पे आएगा, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से बनाया हुआ पैसा होता है वो। एम आई राइट? हम कभी भी यस, कोई भी और ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश बाय नेचर। ट्रू और फॉल्स? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना इधर। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश बाय नेचर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सो-फकिंग-ल्यूटली ट्रू, पक्का 100% श्योर है ये। अब जिसने बोला था, हाँ, अब किसी ने बोला था इसमें तो ये तो, हाँ वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, इसमें गवर्नमेंट ने किसी ने बोला था कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स इंपॉर्टेंट है, तो डू आई गिव अ डैम अबाउट द गवर्नमेंट और डू आई केयर अबाउट माई मनी एंड फॉर माई सेल्फ? क्या मैं गवर्नमेंट के बारे में सोचता हूं या मैं मेरे बारे में सोचता हूं? एग्जैक्टली। तो गाइज, वी डोंट गिव अ डैम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखते बैठेंगे रहे थे, ये साले मंत्री लोग पैसा ही खाते हैं हमारा, यही सोचते हैं सब लोग। इसलिए कोई लोग टैक्स पे करने के लिए नहीं कोशिश करते। अब एक तो लोगों को टैक्स पे करना है, लोगों के पेट में इधर उधर दर्द होता है टैक्स के नाम पे, और उसमें भी 17 किस्म के टैक्स ले आते हो तुम। टैक्स के अब तक 17 किस्म थे, और फिर इंडिया में एक ड्रामेटिक चेंज आया जहां पे वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट आया, एंड दैट कंसेप्ट वाज जीएसटी। पहले ही टैक्स पे करने को मेरे जान पे आ रहा है, असेसीज को टैक्स करने पे जान पे आ रहा है, उसमें भी 17 किस्म के टैक्स लगा दिया आपने। गाइस, 17 टैक्सेस के जगह एक टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी। द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लेट्स गेट गोइंग। पेइंग टैक्सेस। 17 indirect central and state taxes have been replaced with a single indirect tax. पहले कितने किस्म के टैक्सेस थे? 17। हाँ, एमसीक्यू का गोल्ड ही है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। 17 को 5-6 लेटर से हाईलाइट करो। And goods and service tax for the entire country. The previous sales tax, including central sales tax, CENVAT, central value added tax is का full form, state value added tax, and the service tax have been merged into GST. यानी सारे 17 टैक्सेस एक टैक्स में कन्वर्ट हो गए, किसमें? जीएसटी में कन्वर्ट हो गए। Unification of these taxes will reduce cascading effect of taxes and make taxes paid on input creditable to a higher percentage. तो इतने सारे टैक्सेस थे पहले, तो वो टैक्स थोड़े कम कर दिए उन्होंने, वो टैक्स थोड़े कम कर दिए, और 17 टैक्स के जगह कितने टैक्स आ गए अब? एक टैक्स, जीएसटी। कई 17 अलग अलग टैक्स पे करना और एक टैक्स पे करना, कौन सा इजी है? एक तो पहले ही टैक्स पे करने का मन है, उसमें से ये लोग 17 टैक्स मांग रहे थे, पहले ही टैक्स पे करने का मन है।
टैक्स पे करने का मन नहीं, उसमें 17 टैक्स मांग रहे थे, जीएसटी ला दिया, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, और कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्या था, याद रखना इसको, वन नेशन वन टैक्स। क्या कंसेप्ट है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, अच्छा ये बाय द वे एक बात बताओ, ये नंदिनी ने कितने रुपए कमाए थे? 10,000 बाकी लोगों को तो याद भी नहीं है, सो रहे हो क्या? 10,000 रुपए, और उसमें कितने कितने रुपए टैक्स पे करवाया था हमने उनसे? 3,000 ठीक है, अलीना कुछ बोली नहीं है तू आज, ठीक है, दीक्षा आप भी कुछ बोले नहीं हो, ठीक है। अब सुनो, 10,000 में से 3,000 रुपए टैक्स का टैक्स पे कर रहे हो, तो कितना परसेंट हो गया ये? 30% हो गया। ठीक है, अब 30% में बहुत ज्यादा पेट दुख रहा था लोगों का, तो अब टैक्स का रेट भी उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। देखो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% टू 25% फॉर कंपनीज विद टर्नओवर अप टू 250 करोड़। तो जो भी कंपनी का टोटल सेल्स, जो भी कंपनी का टोटल सेल्स 250 करोड़ तक है, जो भी कंपनी का टोटल सेल्स कितना है, 250 करोड़ तक का है, उस कंपनी के लिए टैक्स रेट 30% से कम करके कितना परसेंट कर दिया? 25%। यानी ठीक है यार, 30% बहुत ज्यादा होता है, 25% कर दिया। तो अगर आप, हमने अगर बोल दिया कि आप टैक्स, हम आपसे टैक्स कम लेंगे, तो क्या होगा? टैक्स पे करने की विलिंगनेस बढ़ जाएगी। टैक्स पे करने की क्या बढ़ जाएगी? विलिंगनेस। जैसे सबको छोटा भाई या छोटा बहन या जो भी है, बड़ा भाई बड़ी बहन, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मान लेते हैं उसका आइसक्रीम जल्दी खत्म हो गया, उसका आइसक्रीम जल्दी खत्म हो गया, पता नहीं कैसे खा लेता है वो इतना सारा कुत्ते जैसा, उसका आइसक्रीम जल्दी खत्म हो गया, तो आई एम सो सॉरी, उसका आइसक्रीम बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब उसकी नजर हमारे आइसक्रीम पे होती है, हमारी तरफ ऐसा दिखता है वो, ऐसे एकदम गरीब चेहरा बना के। फिर हम क्या कहते हैं उसको? ये ले, एकदम थोड़ा सा खा, एकदम थोड़ा सा, एम आई राइट? तो एकदम वो भी कहता है कि एकदम थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा सा, तो तुम मान जाते हो। वैसे ही इनकम टैक्स में वो कह रहे, देखो बहुत ज्यादा पे नहीं करना है आपको, सिर्फ 25% करना है, थोड़ा सा पे करना है, तो लोग फिर शायद टैक्स पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन has been introduced enabling easier return payment। यानी आपका सोशल सिक्योरिटी जो होता है ना, सोशल सिक्योरिटी इज नथिंग एल्स बट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड याद है क्या? ईपीएफ याद है, कल पढ़ा था हमने। हाँ, तो इन सब के रिलेटेड सारे जो रिटर्न है, सारी इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। और उसके बाद रिटर्न भी, ठीक है, रिटर्न पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली, एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑफ ईपीएफ has been made mandatory electronically। mandatory यानी क्या? what do you mean by this word mandatory? what do you mean by the word mandatory? compulsory। तो सारा पूरा ऑनलाइन सिस्टम ला दिया उन्होंने। पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ला दिया, ऊपर से हर चीज उन्होंने क्या कर दी? मैंडेटरी, कंपल्सरी, करना ही पड़ेगा। कोई चीज कंपल्सरी कर दो तो लोग फिर फॉलो करते हैं। एंड लास्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी कम कर दिए उन्होंने। अब admin charges on EPF scheme 1952 have been reduced in March 17 from 0.85% to 0.65% on monthly pay। तो उन्होंने चार्जेस भी 0.2% से कम कर दिए। एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एडमिन चार्जेस ऑफ 0.01% हैव बीन रिमूव्ड। तो ये सारे एडमिन चार्जेस जो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते थे वो भी रिड्यूस कर दिए। जब आपको पेमेंट कम करना है तो लोग फिर सोचते हैं क्या, नहीं चलो पेमेंट कर देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड। हमारा जो पैरामीटर्स है, जो मेजर इंडिकेटर्स है, उसमें से कौन से इंडिकेटर्स हो गए बताओ? स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस डन, इज इट डन? जस्ट अ मोमेंट, आई गेस स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस हैव बीन डन। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स डन। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डन।
getting credit done? Paying taxes done? गाइस अब हमारे इस चैप्टर में ये 3 चीजें बचे हैं, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट. ओके, आई गेस 1 से 2 लेक्चर में हमारा ये वेरी फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, all right, just a moment. Okay guys, thank you so much. We are calling it a day. See you in the next video. Bye. Take care of yourself. Study well.